नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित यादव के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने पहला लेक्चर जो कल स्टार्ट किया था मॉडर्न हिस्ट्री के विदेशी कंपनियों का भारत आगमन करके चैप्टर था, जिसमें हमने उसके कारण को देखा। यूरोपीय कंपनियां जो आई थी उनका क्या कारण था, तो उसमें हमने सबसे पहला देखा था उस कुस्तुनतुनिया का पतन, जो कि 1453 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद दूसरा कारण था यूरोप में पुनर्जागरण का आना। इसके बाद हमने और जो कारण देखे थे वो यूरोप की वाणिज्यवादी नीति को देखा। इसके बाद भारत की जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति भी एक कारण थी विदेशी कंपनियों का भारत में आने की, और यूरोपीय शासकों का योगदान था विदेशी यात्रियों का विवरण। ये सब हमने पहले ही लेक्चर में कवर कर लिया था पूरा डिटेल से। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पुर्तगाली कंपनी का इतिहास। क्योंकि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली कंपनी। भारत में 1498 में वास्को डी गामा जो था उसके नेतृत्व में आया था। तो पुर्तगाली कंपनी का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है पुर्तगाली कंपनी के निजी अभियान क्या थे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। दूसरा है पुर्तगाली कंपनी के सरकारी अभियान, इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तीसरा है पुर्तगाली कंपनी की नीतियाँ क्या थी। चौथा है पुर्तगाली कंपनी की देन क्या थी। और पांचवा है पुर्तगाली कंपनी के भारतीय व्यापार में पिछड़ने के क्या कारण थे। आखिर इनका क्या कारण था कि ये भारतीय व्यापार में धीरे धीरे जाते जाते पिछड़ने लगे। तो हम लोग इसके बारे में अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि पुर्तगाली आखिर आए कैसे। तो चलिए एक मैप के सहारे हम लोग इसको एक पढ़ते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये है अफ्रीका महाद्वीप। मानना है आप लोगों को, है नहीं। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर है अपना भारत। ये कौन है? अपना इंडिया। क्या है? इंडिया। और ये अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपरी हिस्से पर यूरोप महाद्वीप स्थित है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। यहीं से एक यात्री निकलता है और इस रास्ते से ऐसे जाते हुए भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट राज्य पर पहुंच जाता है। और उस यात्री का नाम क्या होता है? तो उस यात्री का नाम है वास्को डी गामा उस यात्री का नाम था जो भारत के हिंद महासागरीय वाले रास्ते से कालीकट पहुंचा। और कालीकट पहुंचने के बाद यहाँ पर कालीकट में एक शासक थे, हिंदू शासक, जिनका नाम था जमोरिन। जिनका क्या नाम था? जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया फूल माला लेकर। इसके बाद वास्को डी गामा जो है इनसे बात किया और ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए ललायित हुआ। इसके बाद जो हुआ तो यहाँ से इसने कुछ सामानें खरीदे, मसाले खरीदे, वस्त्रें खरीदी और अपने देश फिर पुर्तगाल
में गया, यूरोप में गया, तो उसको बेचा तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। यानी अगर यहाँ से वो 1 रुपये का सामान लिया तो उसको वहाँ पर 60 रुपये बिका। और ये जो यात्रा भत्ता इसका था, यात्रा आने जाने का जो खर्चा था, उसको निकालने के बाद जो है उसका 60 गुना मुनाफा हुआ। ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है, आप लोग इसको याद करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे पूरा इतिहास इनका। चलिए देखते हैं पहला पुर्तगालियों के निजी अभियान। पुर्तगालियों का भारत में निजी अभियान 3 अभियानों के रूप में देखा जाता है। यह अभियान क्रमशः 1498 ईस्वी, 1500 ईस्वी और 1502 ईस्वी में आया था। पहला अभियान हम लोग देखेंगे, पुर्तगालियों का पहला अभियान। पुर्तगालियों का पहला निजी अभियान वास्को डिगामा के नेतृत्व में मई 1498 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट राज्य में स्थित कप्पकाडू नामक बंदरगाह पर आया था। कहाँ पर आया था? भारत के मालाबार तट पर स्थित कालीकट राज्य में कप्पकाडू नामक बंदरगाह पर आया था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस समय कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन था। इसने फूल माला लेकर वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया था, लेकिन वास्को डिगामा का मालाबार तट पर स्थित जो वहाँ पर अरबी व्यापारी थे, उन्होंने खुलकर विरोध किया, क्योंकि वो पहले से वहाँ पर व्यापार कर रहे थे। वास्को डिगामा के आने से उनको दुख हुआ कि ये भी आ गया तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा होगी। ये सोचकर वो अरबी व्यापारी जो थे ये इसका विरोध करने लगे। इसके बाद वास्को डिगामा ने मालाबार तट से विभिन्न प्रकार के मसाले एवं वस्त्र खरीदे और इसको पुर्तगाल में जब बेचा, तब यात्रा भत्ता यानी जो आने और जाने में यात्रा का खर्च लगा था, उसको निकालने के बाद इसको 60 गुना ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हुई। यानी कि वो आने जाने का जो खर्च है उसको निकालने के बाद भी उसको 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उसका एक पथ प्रदर्शक जो गुजराती नागरिक था, उसका नाम क्या था? अब्दुल माजिद। तो वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कहाँ का था? गुजराती नागरिक था और ये इसका नाम था अब्दुल माजिद। पुर्तगालियों का दूसरा निजी अभियान जो है वो 1500 ईस्वी में अल्ब्रज केब्राल के नेतृत्व में आया। किसके? दूसरा अभियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। अल्ब्रज केब्राल के नेतृत्व में आया था। यह भी जमोरिन के कालीकट राज्य में आया था। इसने भी इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे मसाले और वस्त्रों की खरीदारी करके पुर्तगाल वापस चला गया था। इसके बाद पुर्तगालियों की तीसरी निजी अभियान आता है। पुर्तगालियों का तीसरी निजी अभियान आता है। इसमें 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुनः भारत आता है। यह अभियान जो है 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा के नेतृत्व में पुनः भारत आता है। इस बार यह पुनः कालीकट पहुंचा था। कौन? वास्को डिगामा जब दूसरी बार आया तो ये फिर कहाँ पहुंचा? कालीकट राज्य में पहुंचा। इस समय वास्को डिगामा को वर्ष
1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला कारखाना स्थापित करने में सफलता मिली थी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाएगा तो कि 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो वो कहाँ है, कोचीन। कहाँ पर स्थित है ये, केरल में। केरल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना हो, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह कारखाना या गोदान पुर्तगालियों ने भारत में अपनी वस्तुओं को संग्रहित करके उनको रखने के लिए बनाया था। जो ये कोचीन में अपना कारखाना स्थापित करने में सफलता मिली थी इसको, तो यह जो कारखाना या गोदाम था, इसको पुर्तगालियों ने भारत में अपनी वस्तुओं को संग्रहित करके उनको रखने के लिए बनाया था। यानी वो एक गोदाम की तरह था जिसमें अपनी वस्तुओं को वो खरीदेंगे भारत में और उसको वहाँ पर रखेंगे, यानी हम लोग गोदाम कह सकते हैं, गोदाम। इसके बाद पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा कारखाना 1505 ईस्वी में कन्नूर, जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पर स्थापित किया। पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना 1505 में कन्नूर केरल में स्थापित किया गया। कन्नूर केरल में स्थापित किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे पुर्तगालियों का सरकारी अभियान। पुर्तगालियों का सरकारी अभियान। पुर्तगालियों का 3 सरकारी अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है। पुर्तगालियों के द्वारा 3 सरकारी अभियानों की जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे पहले जो थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिनका शासनकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक था। यह जो था, यह पुर्तगालियों के पहले सरकारी अभियान के नेता थे। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, ये पुर्तगालियों के पहले सरकारी अभियान के नेता थे। इसे भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कहा गया है। पुर्तगाली राज्य का संस्थापक किसे कहा गया है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। इसी ने भारत के आसपास स्थित समुद्री स्थल को कब्जा करने के लिए नीले जल की नीति, या इसी को शांत जल की नीति कहा जाता है, शांत जल की नीति का विकास किया था। चौल का युद्ध। यह युद्ध अल्मीडा और संयुक्त शक्ति, जिसमें भारत के गुजरात का शासक, मिस्र के शासक और तुर्की के शासक के बीच हुआ था। इसमें अल्मीडा के पुत्र का वध संयुक्त शक्तियों ने कर दिया था। फलतः इसमें अल्मीडा पराजित हुआ था। चौल का युद्ध हुआ। चौल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ। इसमें अल्मीडा के पुत्र का वध संयुक्त शक्ति द्वारा कर दिया गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसमें पराजित किसकी हुई? पराजय हुआ अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। इसके बाद अल्मीडा के ही शासनकाल में एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था दीव का युद्ध 1509 ईस्वी में। यह युद्ध अल्मीडा और संयुक्त शक्तियों के बीच में ही हुआ था। इसमें अल्मीडा ने प्रारंभ में बढ़त बनाई थी, लेकिन पुर्तगाली सरकार ने इसी समय इसे वापस बुला लिया। पुर्तगाली सरकार इसको क्यों बुला लिया? क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि अल्मीडा चौल का युद्ध जो है, जो 1508 ईस्वी में हुआ था, वो हार गया, यानी कमज़ोर पड़ गया। तो इसलिए पुर्तगाली सरकार ने इसे बुला लिया और ये चला गया। इसके बाद दूसरा जो गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर, जिसका शासनकाल था 1509 से 1515 ईस्वी। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि
पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है भारत में, तो आप उसको बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्योंकि इसने नीले जल की नीति जो अल्मीड़ा ने शुरू की थी इसको बड़े पैमाने पर इस विस्तार किया। नीले जल की नीति शुरू करने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर विस्तार किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने वर्ष 1510 ईस्वी में बीजापुर राज्य के शासक से गोवा को छीन लिया था। तो गोवा को कब छीना? 1510 ईस्वी में बीजापुर राज्य के शासक से गोवा छीन लिया था। इस समय बीजापुर में आदिल शाही वंश की सत्ता थी। इस समय बीजापुर में आदिल शाही वंश की सत्ता हुआ करती थी। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित मलक्का नामक व्यापारिक मंडी पर अपना कब्जा कर लिया था। अल्बुकर्क ने फारस की खाड़ी पर स्थित होर्मुज नामक व्यापारिक मंडी पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन लाख चाहने के बाद लाल सागर के व्यापार के नियंत्रण कुंजी के रूप में विख्यात अदन नामक व्यापारिक मंडी पर इसने अपना कब्जा नहीं कर पाया, लाख चाहने के बाद भी। अल्बुकर्क के अन्य कार्य क्या थे? अल्बुकर्क के अन्य कार्य, अल्बुकर्क भारत में स्थायी बस्ती बसाना चाहता था, इसलिए इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी यह भारत में अल्बुकर्क जो था ये भारत में अस्थाई बस्ती बनाना चाहता था, इसलिए इसने जो पुर्तगाली यात्री यहाँ आए थे, व्यापारी यहाँ पर आए थे, उनको प्रोत्साहित किया कि यहाँ पर महिलाओं से विवाह, यहीं की महिलाओं से विवाह करके यहीं पर वो बस जाएं। अल्बुकर्क भारत में मुस्लिमों को बहुत तंग करता था। अल्बुकर्क जो था ये मुस्लिमों को बहुत तंग किया करता था। इसने धर्म के क्षेत्र में असहिष्णुतापूर्ण नीति का विकास किया। वास्को डी गामा का पुनः भारत आना, तो वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया। तो वास्को डी गामा कुल मिलाकर 3 बार भारत में आया था। पहली बार 1498 में आया था, 17 मई 1498 में। सेकेंड बार 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार 1524 ईस्वी में आया था। लेकिन 1524 ईस्वी में तीसरी बार कालीकट पहुंचा था, लेकिन इस बार इसको मलेरिया हो गया। कालीकट में ही मलेरिया हो गया था, इसी कारण इसकी स्वास्थ्य में दिक्कत हुई और इसकी मृत्यु भारत में हो गई। वास्को डी गामा की भारत के कोचीन में और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में समाधियां हैं। वास्को डी गामा की समाधियां कहाँ स्थित है? भारत के कोचीन में, तथा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इसकी समाधियां स्थित हैं। तीसरा गवर्नर पुर्तगाल से कौन आया? तीसरा गवर्नर आया नीनो डी कुन्हा। इसका शासनकाल जो था 1529 से 1538 था। 1529 से 1538। यह पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर था। इसने पुर्तगाली मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा में स्थापित कर दिया।
यहीं से पुर्तगाली हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए परमिट जारी करते थे। नीनो डी कुन्हा के समय ही व्यापारी जो थे, पुर्तगाली व्यापारी हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए परमिट जारी करते थे। कुन्हा के समय से भारत में पुर्तगालियों की शक्ति जो है वो कमज़ोर होने लगी थी। कुन्हा के समय से भारत में पुर्तगाली शक्ति कमज़ोर होने लगी थी। नोट, वर्ष 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ में ईसाई संत जेवियर भारत आया था। इसी के द्वारा भारत में ईसाई धर्म मुख्य रूप से आया था। भारत में ईसाई धर्म किस समय आया? तो 1542 में एक पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था मार्टिन डिसूजा के साथ में, मार्टिन मतलब 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ में ईसाई संत जेवियर भारत आया था। इसी के द्वारा भारत में ईसाई धर्म मुख्य रूप से आया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों की नीतियाँ। सबसे पहला नीति था नीले जल की नीति। नीले जल की नीति, इस नीति को हम शांत जल की नीति के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत भारत में हिंद महासागर के जल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अल्मीड़ा ने की थी, जबकि इसका बड़े पैमाने पर विस्तार अल-बुकर द्वारा किया गया। दूसरा है कार्टज की नीति। कार्टज की नीति, इस नीति को हम परमिट व्यवस्था या लाइसेंस की व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया कि परमिट व्यवस्था या लाइसेंस व्यवस्था के नाम से हम पुर्तगालियों की किस नीति को जानते हैं, तो आप लोग का आंसर होगा कार्टज नीति। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने गोवा नामक अपने मुख्यालय से की थी। यहीं से पुर्तगाली शुल्क लेकर हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए व्यापारियों को कार्टज जारी करते थे। कार्टज हम लोग कारतूस के, इसके अर्थ में कारतूस कह सकते हैं। इसका अर्थ जो है कारतूस होता है। तीसरा नीति था आर्मेडा की नीति। आर्मेडा की नीति, आर्मेडा जो था ये एक नौसेनापति होता था। इसके पास एक जहाजी बेड़ा होता था। यह जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में व्यापार कर रहे व्यापारियों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए था। आर्मेडा जो था इसके पास एक जहाजी बेड़ा हुआ करता था, जो यह जहाजी बेड़ा हिंद महासागर में व्यापार कर रहे व्यापारियों को समुद्री डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करता था और इस क्षेत्र में जो अवैध व्यापार पर भी अपना नज़र डालता था या अपना नज़र रखता था। इसके बाद पुर्तगालियों की देन क्या है? भारत में पुर्तगालियों की देन क्या है? तो इसमें देखेंगे इन्होंने हमें काजू, बादाम, लीची, पपीता, आलू, टमाटर, मूंगफली, मक्का, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, यांत्रिक घड़ी, अल्फांसो और आवर लेडी एवं जुआनी परेरा नामक आम के हमें दिया था। इन्होंने हमें दिया था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, लीची, दूसरा मूंगफली, तीसरा मक्का, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस, यांत्रिक घड़ी, अल्फांसो आम, आवर लेडी एवं जुआरी परेरा नामक आम की प्रजातियां इन्होंने हमें दिया था। पुर्तगालियों ने हमें स्थापत्य के क्षेत्र में यूरोप की प्रसिद्ध गॉथिक शैली दिया था। गॉथिक शैली में बड़े बड़े दरवाजे और बड़ी बड़ी जालीदार खिड़कियां लगाई जाती थीं।
इस शैली के स्मारक एवं भवन में एक जो स्तंभ या पिलर का स्वरूप अत्यंत विशालकाय होता था। इस शैली में दीवारें काफ़ी मोटी होती थीं और लिंटर की व्यवस्था काफ़ी ऊपर होती थी। जैसे आजकल की दीवारें जो होती हैं, लिंटर जो लगता है हमारे घरों में, वो बहुत ज़्यादा 10 से 12 फीट ऊपर लगता है, लेकिन उस समय 25-25 फुट ऊपर लगते थे। अगला हमारा हेडिंग है पुर्तगालियों के पतन के कारण। यानी अब हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली आखिर भारतीय व्यापार में पिछड़ने कैसे लगे। तो इसमें सबसे पहला कारण है पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता की नीति। उन्होंने जो एक धर्म को लेकर असहिष्णुता बरताई, वो भी एक बड़ा कारण था। तो पुर्तगालियों ने धर्म के क्षेत्र में ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था। इसने धार्मिक मामलों को निपटाने के लिए अपनी राजधानी गोवा में एक धार्मिक न्यायालय स्थापित किया था। इनकी धार्मिक कट्टरता की नीति थी। पुर्तगालियों की नीति जो थी, यह धार्मिक कट्टरता की थी, जो इनके पतन का मुख्य कारण बनता है। इस नीति का प्रयोग करते हुए इन्होंने गोवा में स्थित कई हिंदू मंदिरों और मुस्लिम मस्जिदों को नष्ट करवा दिया था। दूसरा कारण है लूटपाट की नीति। लूटपाट की नीति। पुर्तगालियों ने भारत में अपना लूटपाट का अड्डा पश्चिम बंगाल के हुगली में बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली में अपना लूटपाट का अड्डा बनाया गया। यहीं पर पुर्तगाली भारतीय शासकों और राजकुमारों के अपहरण करके रखते थे और इनसे फिरौती वसूलते थे। इसलिए भी भारतीयों के मन में अपना जगह नहीं बना पाए ये लोग। ये कांड करने के कारण ये लोग भारतीयों के मन में अपना घर नहीं बना पाए। तीसरा कारण है डचों और अंग्रेज़ों में प्रतिस्पर्धा। हालांकि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया था, लेकिन जब अपने से बड़ी नौसैनिक जैसे डचों और अंग्रेज़ों से सामना हुआ तो ये पिछड़ने लगे थे। पुर्तगालियों के समक्ष डचों और अंग्रेज़ों की नौसैनिक अत्यंत प्रबल थी। हालांकि पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार के अलावा अन्य देशों के व्यापार में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। इन्होंने जब यह देखा कि ब्राज़ील जाने वाले समुद्री रास्ते की खोज कर ली गई है, तब इन्होंने ब्राज़ील की व्यापार में बड़े पैमाने पर दिलचस्पी दिखाई। इस कारण कई कारणों से पुर्तगाली भारतीय व्यापार से धीरे धीरे बाहर होने लगे। नोट में यूरोपीय महाद्वीप से सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, लेकिन सबसे अंत में भारत से वापस भी वो लोग गए। 1498 ईस्वी में आए थे और सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में भारत से गए थे। कौन? पुर्तगाली। अगला हमारा है नोट स्वतंत्रता के पश्चात में भी पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव गोवा, दमन और दीव में विद्यमान रहे, लेकिन 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई करके पुर्तगालियों को इन क्षेत्रों से भी भगा दिया 1961 ईस्वी में। तो ये हमारा था पुर्तगाली के बारे में, पुर्तगाली कंपनी के बारे में। अब हमारा दूसरा जो है वो है डच कंपनी का इतिहास। हम लोग अब दूसरा जो पढ़ेंगे अपना, वो डच कंपनी का इतिहास पढ़ेंगे। वर्ष 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी VOIC के नाम से डच संसद द्वारा की गई। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन कंपनी थी जो सरकारी कंपनी थी, तो वो डच कंपनी जो थी ये एक सरकारी कंपनी थी। इसकी स्थापना कौन किया था? डच की संसद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1602 ईस्वी में। जब डच कंपनी की स्थापना की गई तब इसकी कुल पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। 65 लाख गिल्डर थी। तो डचों का जो मुद्रा होता था उसे क्या कहते थे? उसको गिल्डर के नाम से जाना जाता था। डच कंपनी यूरोप की देश नीदरलैंड या हॉलैंड की कंपनी थी। इसकी स्थापना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद की गई, लेकिन यह इस ब्रिटिश कंपनी से पहले ही भारत में अपना व्यापारिक कारखाना 1605 ईस्वी में भारत के कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम या इसी को मछलीपट्टनम नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्थापित कर चुकी थी। यानी यहाँ पर बताना क्या चाह रहा है, डच कंपनी जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में आई थी भारत, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश कंपनी से पहले ही 1605 ईस्वी में अपनी व्यापारिक कंपनी जो थी वो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित की दी थी। ये कोरोमंडल तट पर स्थित है। इस व्यापारिक कोठी की स्थापना डच सेना वादेर हेग ने की थी। डच सेना वादेर हेग द्वारा किया गया। डच कंपनी का भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नहीं था। डच कंपनी का भारत में कोई मुख्यालय नहीं था। इसकी केवल विश्व में 2 अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय थे। विश्व में 2 अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय थे। कौन कौन देख लेते हैं। पहला जो था उसका नाम था एक्सटर्डम जो कि नीदरलैंड में स्थित है, और दूसरा मुख्यालय जो था इसका नाम था वटाविया जो इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित था। वटाविया जो इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित था। डचों ने इंडोनेशिया के प्रसिद्ध शहर जकार्ता को जीतकर इसका नाम वटाविया कर दिया था। डचों के द्वारा इंडोनेशिया के प्रसिद्ध शहर जकार्ता को जीतकर उसका नाम बदल दिया गया और वटाविया कर दिया गया। डच कंपनी को भारत में नियंत्रित करने के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया था। इसे हम 17 जेंटलमैन नाम से जानते हैं। 17 जेंटलमैन नाम से जानते हैं। डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कारखाना आंध्र प्रदेश के निजामापट्टनम में स्थापित किया। डचों की पहली कारखाना मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में थी और दूसरी कारखाना आंध्र प्रदेश के निजामापट्टनम में स्थापित किया गया। डचों ने पुल्लिकट यानी आंध्र प्रदेश में भी अपना कारखाना स्थापित किया था। यहीं से डचों ने अपना स्वर्ण सिक्का पैगोडा भी ढाला था। आंध्र प्रदेश से पुल्लिकट आंध्र प्रदेश से ही डचों ने अपना स्वर्ण सिक्का जो पैगोडा था इसको वहाँ से ही ढाला। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। डचों द्वारा 1616 ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया गया। डचों ने पश्चिम बंगाल में सर्वप्रथम अपना कारखाना पीपली नामक स्थान पर स्थापित किया। डचों ने पश्चिम बंगाल में अपना सर्वप्रथम कारखाना पीपली नामक स्थान पर स्थापित किया। डचों ने 1653 ईस्वी में बंगाल के
चिरसुरा में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी कारखानों को जब डचों ने चार दीवारों से घेरा तब इसे ही गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना गया। यह भारत में डचों की पहली किलेबंद कोठी थी, यानी इसको ढलवा दिया गया था चारों दीवारों की तरफ से और घेरा बनवा दिया था, तो इसे गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना गया। यह भारत में पहली किलेबंद कोठी थी। डचों ने भड़ौच, जो भरूच भी इसे कहा जाता है, आगरा, पटना में भी अपनी कोठियाँ स्थापित की। डचों ने भारत में सर्वप्रथम मसालों के व्यापार को वरीयता दी थी, लेकिन बाद में वस्त्र व्यापार को प्रमुखता दी। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होता है। बेदरा बंगाल में स्थित है। यह युद्ध डचों और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। तो बेदरा का युद्ध किसके बीच में होता है? डच और इंग्लिश के बीच में होता है। अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित करके भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया और इन्हें भारतीय व्यापार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में हमने पुर्तगाली कंपनी के इतिहास के बारे में पूरा पढ़ा। इसके बाद डच कंपनी के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा। इसके बाद हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में फ्रांसीसी, यानी हमारा कल जो है ये पार्ट पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लग रहा हो कि इस वीडियो को देखने से हमें बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।